हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, साथ ही ब्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। देखिए, हम लोग इसके पहले इकोनॉमिक्स देख रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने अब क्या शुरू किया है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हम लोग 3 से 4 संस्थाएं, 4 ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं। और आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बारे में बात करेंगे। कल जब हम लोग एनडीबी के बारे में पढ़ रहे थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसका नाम आया था, तो मुझे लगा कि ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर का नाम देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सिंपल सा इंट्रो लेंगे, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, इसके नाम से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई 1966 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय पड़ता है मनीला में, जो फिलीपींस में पड़ता है। और इसकी जितनी सदस्य कंट्रियां हैं उनकी संख्या है 68। क्या पॉइंट निकल के आया कि इसकी स्थापना कब की गई, 1966 में। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 68। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो वह मनीला में है, जो फिलीपींस में पड़ता है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि एडीबी की स्थापना करनी पड़ी। एडीबी का आशय ही हो गया हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, अर्थात कि जो एशियाई कंट्री हैं इसके विकास के लिए यह क्या करेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक है, पूरे विश्व के लिए वह क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, डोनेशन देता है और सुविधाएं कई तरह की देता है वित्तीय, जिससे कि देश का विकास हो, जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी किया गया है कि एशिया की जितनी कंट्रियां हैं वरीयता दी जाएगी जो इसके मेंबर हैं, बाकी सबकी सहायता यह करेगा, लेकिन वरीयता दी जाएगी एशियन कंट्रीज की जो इसकी मेंबर है। ठीक, तो वह उन्हें क्या करता है, डोनेशन प्रदान करता है, विकास में योगदान देता है, उनके काफी सारे कार्य करता है। ये बात तो हो गई कि एडीबी है क्या और इसकी स्थापना क्यों की गई। और हम लोग इसे जोड़ेंगे करंट से। देखिए, अगर हम लोग इसे इकोनॉमिक्स में लेकर चलेंगे तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों को कई बार मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो आसाम में अभी हाल में ही 3 जनवरी के करीब में, 3 जनवरी 2021 के करीब एडीबी ने कुछ ऋण प्रोवाइड किया है। किसके लिए, आसाम में बिजली के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो वो भी चीज हम लोग देखने वाले हैं विस्तार तौर पर कि कापिली नदी करके है, उस नदी पर वहां परियोजना बनाई जा रही है, उसे भी हम लोग सही तरीके से समझेंगे, साथ ही नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लास्ट दिसंबर में इसने, एडीबी ने इंडिया के लिए क्या किया था, जैसे यहां आसाम में इसने किया क्या, बिजली परियोजना के लिए डोनेशन दिया, ऋण दिया, ठीक है, लोन दिया। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए इसने सपोर्ट किया था, वहां पर भी कितना ऋण दिया और उसके बारे में कितना बात किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि डेवलपमेंट के लिए भी इसने बहुत सारा योगदान किया। और जो कोविड महामारी आई हुई थी उसके बारे में भी इसने बहुत सारे योगदान दिए हैं। तो एक एक कर हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि यह है क्या, एशियाई विकास बैंक एक्चुअल में है क्या। तो यह है क्षेत्रीय विकास बैंक, क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और
आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। देखिए मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा, अभी जो लोग नए हो उन्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, फालतू चीजें हैं। देखिए मैं हमेशा आप लोगों का नोट्स बनवाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं वही मटेरियल प्रोवाइड करता हूं जो आप लोग लिख सके, वरना मैं भी लेक्चर दे सकता हूं, ठीक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें। तो ये हो गया, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। एडीबी की स्थापना कब की गई, तो अभी हम लोगों ने बात किया था 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस। मुख्यालय इसका पड़ता है मनीला। मनीला कहां पड़ता है, फिलीपींस में। यह चीज याद रखेंगे आप लोग, मनीला फिलीपींस में। अब बात करेंगे कि इसके सदस्य देश कितने हैं, मतलब इसमें कितनी कंट्रियां सदस्य हैं। तो सदस्य देश हम लोगों ने क्या देखा, 68 सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, तो वो है हमारी 68। इसमें भी विभाजन हुआ है, 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र की हैं। कितनी, 48 एशिया प्रशांत क्षेत्र की हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र की। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र से आशय क्या है कि ये वो कंट्रियां हैं जो एशिया, जो प्रशांत महासागर से लगती हैं। उन कंट्रियों के बारे में बात हो रही है कि जो प्रशांत महासागर से लगने वाली कंट्रियां हैं वो हैं 48, साथ ही एशिया और प्रशांत महासागर की, ठीक। और बाकी कितनी बची, अगर हम लोग 68 में से 48 निकालेंगे तो 19 के करीब बचेगा, कितना, 19। तो 19 कहां की हैं, अन्य क्षेत्रों की हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये पूछ लिया गया है कि एडीबी में, एशियाई विकास बैंक में या एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितनी कंट्रियां ऐसी हैं जो प्रशांत महासागर से लगती हैं। एशियाई प्रशांत महासागर, तो वो है 48। ये एक नंबर आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इसका हम लोगों ने ये चीजें देख लिया, साथ ही देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन है, क्या वर्तमान में अध्यक्ष देखेंगे इसके। ये 2020 में चेंज हुए हैं, वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, तो वो है मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा नाम से पता लग रहा होगा कि ये कहां के हो सकते हैं, ये जापान के हैं। कंट्री पूछ लेगा आप लोगों से। ये नए नए आए हैं, इनके पहले कौन थे, तो वो थे ताकेहितो नाकाओ। ताकेहितो नाकाओ ये 2020 तक थे, क्या, अध्यक्ष थे किसके, एडीबी के। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मासात्सुगो आसाकावा जो जापान के रहने वाले हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब इसके उद्देश्य के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि इसका मेन मोटिव क्या था एडीबी के स्थापना का। तो उद्देश्य हम लोग देखेंगे, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या, ये हम लोगों ने ऊपर देखा है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रोवाइड करना, तकनीकी सहायता देना, क्या करना, ऋण प्रदान करना, तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प जिसे बोलते हैं, तकनीकी सहायता, अनुदान देना। अनुदान का मतलब हो गया डोनेशन, ऐसा दिया गया पैसा या ऐसे की गई हेल्प जिसके बदले में हम कुछ नहीं लेते, उसे हम लोग डोनेशन अथवा अनुदान बोलते हैं, ठीक। ये सब क्या करना,
निवेश जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, प्रदान करना। ठीक, ये क्या हो गया, इसका मेन मोटिव रखा गया कि एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना किसके लिए की गई, कि जो हमारे एशियाई कंट्रीज हैं उनको सामाजिक और आर्थिक विकास में बढ़ावा देना। मान लीजिए कि कोई भी किसी भारत में ही है, सामाजिक या आर्थिक विकास करना है, तो इसके लिए यह क्या करेगा, पूरी तरह से ऋण प्रदान करेगा, तकनीकी सहायता देगा, अनुदान करेगा जिसे हम लोग डोनेशन बोलते हैं, निवेश प्रदान करेगा। यही हम लोग आगे देखेंगे कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसका मेन मोटिव क्या हुआ, इसने इंडिया में क्या क्या चेंजेस किए और इंडिया की कैसे इसने हेल्प की, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, उद्देश्य हो गया। चलिए एक चीज और लिख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है क्या, सदस्यों और भागीदार देशों की सहायता करना। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं बताऊंगा। सदस्यों और भागीदार देशों की सहायता करना, सदस्यों और भागीदार देशों की सहायता करना। चलिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, 68। ऐसा कहीं पर भी इसके रूल में नहीं बताया गया है कि यह केवल इन्हीं मेंबर कंट्रियों की हेल्प करेगी। यहां हम लोगों ने क्या देखा, यह बात प्रूफ कैसे होती है, क्योंकि यहां लिख रहा है कि सदस्यों और भागीदार देशों, मतलब कि जो इसके मेंबर हैं वो तो है ही, और जो अदर कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट की हैं उनका क्या करना, सहायता प्रदान करना उसे। और कौन सी सहायता प्रदान करना, उन्हें ऋण देना, टेक्निकल देना और उन्हें डोनेशन देना, इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रदान करना, जिससे कि वो अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर सके। आप सबको पता होगा कि किसी भी देश का अगर आर्थिक या सामाजिक विकास करना है तो उसमें सबसे पहले रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा, और रोजगार क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाएगी, और इंडस्ट्री लगाने के लिए मानव मुद्रा, माल, मशीन, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बता चुका हूं, इसकी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इन्वेस्टमेंट, ऋण और अनुदान वगैरह, जो डोनेशन हो गया कि आप जाकर एडीबी से ऋण भी ले सकते हैं, एडीबी आपको डोनेशन भी दे सकता है, साथ ही वह आपको टेक्निकल हेल्प भी दे सकता है। ये सारी चीजें अगर आपको मिलेंगी तभी आप अपने देश का विकास कर पाओगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो यह है क्या, हम लोगों ने देखा यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो क्या करता है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्लियर। स्थापना 1966, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ चुका है। मुख्यालय मनीला में है और मनीला पड़ता है फिलीपींस में। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर बात करेंगे सदस्य देश। सदस्य देश इसके 68 हैं, जिसमें से 48 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं और 19 अन्य क्षेत्र हैं। ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि एडीबी में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की कंट्रियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ये 48 है, याद रखेंगे। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एमटीएस में। इसके अध्यक्ष कौन है, मासात्सुगु आसाकावा, जो जापान के हैं। इसके पहले कौन थे, तो ताकेहितो नाकाओ। कौन से थे, 2020 तक ताकेहिते नाकाओ, और 2020 के बाद मासात्सुगु आसाकावा किसके अध्यक्ष हैं, एडीबी के। इसका मेन उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लोन प्रोवाइड करना, डोनेशन देना, टेक्निकल हेल्प करना और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह देना, ऋण प्रदान करना। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जो कंफ्यूजन होता है कि क्या जितने मेंबर हैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग से भागीदार बनते हैं, उनकी भी यह सहायता करता है। सहायता कैसे करता है, इस प्रकार से। ठीक, 1 2 3 4। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए सही तरीके से। बहुत इजी है, इसे आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो चीजें बहुत जल्दी क्लियर होंगी। ठीक, चलिए बात करेंगे अब हम लोग आगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इसका योगदान क्या है। क्या देखेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में एडीबी का योगदान। ठीक, आइए भारत के परिप्रेक्ष्य में
भारत के परिप्रेक्ष्य में एडीबी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हमारा करंट शुरू होता है। एडीबी के बारे में अगर आप लोगों को जनरल चीजें जाननी है, बेसिक चीज, तो वो हम लोग देख चुके। अब देखेंगे कि यहां भारत के लिए क्या किया है। तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और कहां चलेंगे हम लोग? सबसे पहले आसाम में चलेंगे। क्या किया है इसने? आसाम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या, आसाम या असम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? लोन प्रोवाइड करवाया है। और वह लोन कितना है? 231 मिलियन टू 31 मिलियन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर मतलब अमेरिकी डॉलर, ठीक। यह डॉलर का चिन्ह है। तो इसने किया असम में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इसने इतना डोनेशन दिया है, ठीक। सॉरी, डोनेशन नहीं, लोन दिया है, ऋण प्रदान किया है, ठीक। भारत इसे बाद में वापस करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके माध्यम से भारत में क्या विकास हो सकता है और ये कहां किया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावित योजना कहां पर की जा रही है? कोपिली नदी पर। यह क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछेगा। प्रस्तावित परियोजना कोपिली, जो असम में पड़ती है, प्रस्तावित परियोजना कोपिली नदी पर बन रही है, ठीक, या बनाई जाएगी। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि आसाम में जो नदी के लिए पनबिजली परियोजना बनाई जा रही है, पनविद्युत परियोजना प्रोजेक्ट है, वह कहां बन रहा है? तो वह आसाम के कोपिली नदी पर बन रहा है, ठीक। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? प्रस्तावित योजना कोपिली नदी पर है और यह परियोजना, इसका टारगेट क्या है? यह परियोजना कब तक? 2025 तक में क्या करेगी? 469 गीगावाट। कितना? 469 गीगावाट आवर स्वच्छ बिजली क्या करेगी? स्वच्छ बिजली का प्रोडक्शन करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेट पूछ लेगा कि टारगेट क्या है, तो टारगेट 2025 तक का है 669 गीगावाट बिजली के उत्पादन का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा यह होगा कि हर साल 3,60,000 तक, क्या, इस वजह से अगर इतना उत्पादन होने लग जाएगा तो भारत में हर साल 3,60,000 टन, क्या होगा? 3,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में कमी होगी। उत्सर्जन में कमी। आप सबको पता होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बहुत कम होगा। इससे बहुत ज्यादा फायदा ग्लोबल वार्मिंग को होगा, एनवायरमेंट को होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि दूसरी परियोजना कौन सी है इसकी। दूसरी परियोजना है इसकी हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए इसने लोन प्रोवाइड किया है। कहां? हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए, ये सब करंट की चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिख लीजिए या फिर यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर का ऋण
ये क्वेश्चन आप लोगों का 100% बनेगा, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा। ठीक, तो इसमें इसने क्या किया है वो हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसने लोन दिया है, किसे, इंडिया को दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे जो देखिए जो बागवानी है यह परियोजना पहले से चलाई जा रही थी, तो इसके डिजाइनिंग वगैरह के लिए इसने पैसा दिया है। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे कि परियोजना के डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण, क्या, परियोजना के डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण, डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण, पायलटिंग गतिविधि में, पायलटिंग गतिविधि में क्या मिलेगी, इसके सहायता या फिर मदद मिलेगी। ठीक है, परियोजना से डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण, पायलटिंग गतिविधि में सहायता मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए। और इससे फायदा क्या होगा अगर हम लोग देखें तो उद्देश्य इसका लिख लेते हैं, क्या, क्यों यह बागवानी की जा रही है। इससे यह होगा हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार होगा। क्या, हिमाचल प्रदेश, एचपी में हिमाचल प्रदेश में बागवानी, हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू, बागवानी उत्पादन, बागवानी उत्पादन और कृषि, बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना, कृषि घरेलू आय का विस्तार करना, क्या, विस्तार करना। समझने की कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश कहां पड़ता है। अगर हम लोग भारत का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच में पड़ता है क्या, हिमाचल प्रदेश। और वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो बागवानी के लिए वह जो हमारा स्टेट है फेमस है। तो वहां बागवानी के लिए इसने क्या किया है, लोन प्रोवाइड किया है, जिससे उस स्टेट विशेष का और इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। ठीक, तो ये सारी चीजें थी इससे रिलेटेड। अभी एक परियोजना और है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो यह क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जो फैक्ट मैं लिखवाता हूं आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले लिखवाता हूं, कोई फालतू चीज नहीं है इसमें। ठीक, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना मेरा मोटिव नहीं होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। चलिए बात करेंगे चौथे के बारे में। यह एक रिपोर्ट जारी करता है, क्या, सबसे पहले देख लेते हैं, तीसरा एक बच रहा है हमारा, कौन सा, वह है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। किसे, सॉरी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, क्या, अपग्रेड करने के लिए क्या किया है इसने, कितना लोन दिया है, तो 300 मिलियन यूएसए डॉलर, अमेरिकी डॉलर का इसने क्या किया है, फंड दिया है। ठीक, ये लिखेंगे कि यह एक्चुअल में है क्या, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये इंडिया के बारे में ही बात की गई है। इससे क्या होगा, बिजली के उत्पादन में वृद्धि होगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, खास करके उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 1-2 पॉइंट ही मिलेंगे हमें। चलिए, ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अपग्रेड किया जाना, क्या, ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अपग्रेड करना। ठीक, अपग्रेड करना, और इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होने वाला है वह किस स्टेट को होने वाला है, तो लिखेंगे इस परियोजना का
इस परियोजना का सबसे ज्यादा लाभ कौन लेगा? तो लेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट हमारा? उत्तर प्रदेश को पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से क्या होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें बिजली के सप्लाई के मामले में इस पर कार्य किया जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करेंगे हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में। ठीक, वह क्या है? एशियाई विकास आउटलुक। यह एक रिपोर्ट है, देखेंगे। एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट। अब यहीं से आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पूछ लेगा अगर कि एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वह एडीबी जारी करता है, एशियाई विकास बैंक जारी करता है। यह क्या करता है? अनुमान लगाता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी होगी, या एशिया की अर्थव्यवस्था कितनी होगी, दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था अर्थात जीडीपी कितनी होगी। तो चलिए हम लोग एक एक फैक्ट देखेंगे। इसने क्या बताया कि भारत की 2020 में कितना है? तो भारत की 2020-21 में 8%। भारत 2020 से 2021 का जो टाइम पीरियड है उसमें 8% के बारे में इसने बताया था। कितना? 8% तक संकुचित हो जाएगा। संकुचित अर्थात कमी होगी, सिर्फ इतना ही रहेगा। लेकिन पहले यह एक अनुमान लगा चुका था, इसके पहले यह अनुमान लगा चुका था कि 9% होनी चाहिए भारत की। तो आप सब जानते हैं कोरोना की वजह से सारी प्रक्रिया में ढील दे दी गई थी। ठीक, आगे बात करेंगे। ये हो गया विकासशील एशिया के बारे में भी इसने बात की। विकासशील एशिया मतलब एशिया में ऐसी कंट्रियां जो विकास कर रही हैं, विकासशील है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो विकासशील पूरे एशिया का यहां बता रहा है कि 2020 में 0.4 पर संकुचित थी। क्या? 0.4 पर संकुचित थी, और 2021 में 6.3% की वृद्धि होगी। 2021 में 6.3% की वृद्धि होगी। ठीक, यह अनुमान लगाया है कौन? एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट, जो जारी किसने किया? एडीबी ने किया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किया। ठीक, अब बात कर रहा है कि दक्षिण एशिया की कंडीशन क्या होगी। कहां की? दक्षिण एशिया की। और दक्षिण एशिया की क्या बताया इसने? 2020-21 में 7.2% की दर से वृद्धि होगी। 7.2% की दर से वृद्धि। दक्षिण एशिया में क्या आता है? हमारा इंडिया भी तो वहीं आता है। एशिया की सबसे दक्षिणी कंट्री अगर हम लोग देखें, सबसे दक्षिणी तो नहीं कह सकते क्योंकि वहां इंडोनेशिया भी पड़ता है, सारी कंट्रियां हैं एशिया में ही हैं, लेकिन भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है अपना। ठीक, तो इसलिए भारत प्रमुखता रखता है दक्षिण एशिया में। तो उन सब के दक्षिण एशिया में जितनी कंट्रियां आती हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट इसने दी, बताया कि 2020-21 में 7.2% की वृद्धि दर होगी। और इसने इंडिया के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि इंडिया कोरोना काल के बाद से बहुत तेज रिकवरी कर रहा है। ये अभी हाल में 10 जनवरी के करीब यह रिपोर्ट आई थी। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करते हैं इसने कोरोना में, कोविड-19 में क्या क्या सहायता प्रोवाइड किया। ठीक है, क्या क्या हेल्प इसने किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, टीके पर कितना पैसा दिया, किस कंट्री की कितनी हेल्प की। चलिए नोट डाउन करिए आप लोग, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। चलिए, ये एक तरह से हमारी संस्था है, विकास बैंक है। ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं। सॉरी, ये एक विकास बैंक है हमारी। चलिए बात करेंगे कोविड-19 के लिए सहायता। कोविड-19 के लिए सहायता कि कोविड-19 में इसने क्या क्या हेल्प की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसने क्या किया? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टीके के आयात को मंजूरी दिया था सबसे पहले। कितने? 500 मिलियन
डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर है, के टीके के आयात को मंजूरी दी थी, आयात को मंजूरी दी थी कि अदर कॉन्टिनेंट से एशिया में टीका लाना, कोरोना के वैक्सीन को लाना, उसका जो टीका था उसके लिए इसने पहले ही, ये 2020 की बात हो रही है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या कर चुका था, प्रस्ताव रख चुका था, मंजूरी दे चुका था। ठीक है, फिर उसके आगे बात करेंगे। बहुत सारा काम इसने किया, निजी क्षेत्र के साथ साथ सहवित्त के लिए भी इसने दिया। क्या? निजी क्षेत्र के साथ साथ, निजी क्षेत्र के साथ साथ सहवित्त के लिए, सहवित्त के लिए कितना? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये इंपॉर्टेंट है सब। 1 बिलियन यूएसए डॉलर, अमेरिकी डॉलर का इसने क्या किया? वित्त की फंडिंग करवाई या प्रोवाइड करवाया या प्रदान किया। ठीक है, देखते चलेंगे हम लोग। अब बात कर लेंगे अप्रैल 2020 में। कब? अप्रैल 2020 में। यह टाइम पीरियड आप लोगों को लॉकडाउन वाला याद आ रहा होगा कि अप्रैल में तो पूरी कंडीशन एकदम नष्ट नाबूद थी पूरे वर्ल्ड की। बहुत तेज कोरोना से डर लग रही थी लोगों को। ठीक, पूरी सड़कें बंद थी, पूरी तरह से लॉकडाउन था, सारी अर्थव्यवस्था डूबी हुई थी। तो उस समय एडीबी ने क्या किया था? विकासशील देशों को, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, किसको? विकासशील देशों को इसने क्या किया था? कितनी सहायता की? 20 बिलियन। बहुत बड़ी चीज है। 20 बिलियन, क्या? 20 बिलियन यूएसए डॉलर, अमेरिकी डॉलर की इसने डोनेशन दी थी, अनुदान दिया था, इतने का सहायता किया था। ठीक, तो ये सारे पॉइंट थे। एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग लिख लेंगे। क्या है? अब बात कर लीजिए नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में सिस्टम स्थापित करने के लिए, सिस्टम अर्थात कोरोना के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए, सिस्टम स्थापित करने के लिए क्या किया इसने? 3 मिलियन, कितना? 3 मिलियन, 3 मिलियन यूएसए डॉलर के टीकों का क्या किया? या इसकी सहायता। और यह जो सिस्टम बनाया गया, यह सिस्टम क्या था? टीकों के वितरण के लिए। मतलब अगर वैक्सीन आ गई तो उसके लिए सिस्टम पहले से बना के रखो कि सिर्फ वैक्सीन लाओ और सीधे जनता में बांट दो। उसके लिए इसने क्या किया था? 3 मिलियन यूएसए डॉलर की सहायता की थी, जिससे कि सिस्टम को सही तरीके से स्थापित किया जाए। अगर आप लोग काउंट करें तो यह कितना पैसा दे चुका है। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि क्या एडीबी पागल है? जो इसके सदस्य देश हैं, इंडिया की भी इतनी हेल्प की, अर्थात हर कंट्री की करती होगी, इसके पास पैसे कहां से आते हैं? मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाऊंगा। चलिए, ये हो गई क्या? बैंक। जब बैंक नई नई खुलती है तो इसके पास कितना पैसा होता है? कुछ नहीं होता शुरू में, बस एक फंड होता है, वही इसके पास रहता है। बैंक में आप क्या करते हो? चलिए मैं बहुत ही सही तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। ये हो गए 2 लोग, 3 लोगों को बना लो, ए बी सी। ए गए यहां पर क्या किए? 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक, बी गए 50,000 का लोन ले लिए। ठीक, अब ये गए, सी गए, और सी क्या किया? वहां पर 1 लाख रुपए इन्होंने जमा किया, इन्होंने लोन लिया, और इन्होंने क्या किया? 50,000 निकाल लिया। ठीक, विड्रॉल कर लिया। बैंकों में आप लोग क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं, या तो पैसा जमा करते हैं या तो पैसा निकालते हैं, और बैंक आपको लोन देता है। लेकिन उसके बदले में बैंक क्या लेता है? इंटरेस्ट।
समझेंगे। एडीबी को मैं यहीं से जोड़ूंगा, इंटरेस्ट लेता है। कैसे? ये बैंक है तो ये तीनों इसके क्या हुए? कस्टमर हुए। तो कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई लोन ले रहा है, और कोई क्या कर रहा है, पैसा सिर्फ निकाल रहा है जो डाला हुआ था। लेकिन बैंक को फिर क्या मिल रहा है? बैंक इस पर इंटरेस्ट लेती है। मान लीजिए इंटरेस्ट की रेट कितनी है, जो यह बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, जो लोन बैंक हमें दे रही है उस पर बैंक हमसे ले रही है 10%, ठीक, और जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में वो हमारा कितना है, 5%। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5%। यही 5% बैंक रखती है अपने पास, और हमारा जो पैसा है वही अगले व्यक्ति को वह क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, अगले व्यक्ति का पैसा हमें देती है। बैंक अपने पास पैसा कभी नहीं रखती है, ठीक। सेम कंडीशन है किसकी, एडीबी की। एडीबी में भी जितनी सदस्य कंट्रियां हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं, निकालती रहती हैं, तो एक दूसरे का पैसा एक दूसरे में वह बांटता रहता है, एक हेड ऑफिस की तरह, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि एडीबी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे आप लोगों को क्लियर हो गए। काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि सर एडीबी के बारे में बता दीजिए, तो लीजिए आज ये वीडियो आप लोगों को मिल गया है, सही तरीके से नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और अंतरराष्ट्रीय संस्था के बारे में। तो जो लोग चैनल पर नए हो, अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।